नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। तो हम भारत में संवैधानिक विकास देख रहे थे। ठीक है, तो 1909 तक के मैंने अधिनियम को कवर कर लिया था। आज हम देखेंगे 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम और 1947 का भारत का स्वतंत्रता अधिनियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न ठीक ठाक बनते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला है भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, याद करिए, 1909 के अधिनियम को मैंने क्या बताया था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो उसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय मार्ले भारत राज्य सचिव था और मिंटो, लॉर्ड मिंटो, भारत में वायसराय के पद पर तैनात था, इसलिए उसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। उसी प्रकार 1919 के अधिनियम को, 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसमें मॉन्टेग्यू वो भारत राज्य सचिव के पद पर था और चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय हुआ करता था उस टाइम पे, इसीलिए। इधर पृष्ठभूमि लिखा हुआ है, इधर प्रावधान है। पहले पृष्ठभूमि देखिए। पृष्ठभूमि का मतलब कि जिस पृष्ठभूमि में इस अधिनियम को लाया गया था। तो समझिए कि 20 अगस्त 1917 की बात है। मॉन्टेग्यू ने एक घोषणा की थी। वो घोषणा क्या था कि भारतीयों को स्वशासन, है ना, मतलब कि होम रूल, खुद से शासन करने की शक्ति हम क्रमिक रूप से देंगे। भारत को स्वशासन हम क्रमिक रूप से देंगे, ये घोषणा किया होता। 20 अगस्त 1917 की बात बता रहा हूँ, है ना। और इस घोषणा को अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है। इसी घोषणा के आधार पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रिपोर्ट आया और उसी रिपोर्ट को आधार बना करके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित किया गया। वही अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम को इतनी बार रिपीट किया, अब तुम्हें याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके प्रावधान देख लीजिए। पहला प्रावधान है केंद्रीय व प्रांतीय विषयों की सूची अलग अलग। इसका मतलब इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची को अलग अलग कर दिया गया। समझ रहे हैं? और यह निर्धारित किया गया कि केंद्रीय विषयों की सूची पर केंद्रीय विधान परिषद विधि का निर्माण करेगी और प्रांतीय विषयों की सूची पर प्रांतों की विधानसभाएं विधि का निर्माण करेंगे, यानी नियम कानून बनाएंगे। समझ रहे हैं? इस प्रकार आप देख रहे हैं कि प्रांतीय विधान परिषदों पर केंद्रीय नियंत्रण को कम किया जा रहा है। लेकिन एक और बात बता दूं कि अभी भी जो शासन का स्वरूप है ना, वह एकात्मक ही होगा। ठीक, कम किया जा रहा है नियंत्रण, लेकिन शासन का स्वरूप मूलतः कैसा है? एकात्मक प्रकार का, यानी केंद्र ज्यादा मजबूत है। अगला प्रावधान देखिएगा, प्रांतीय विषय। देखो, मैंने बताया कि केंद्रीय विषयों, सॉरी, केंद्रीय, है ना, विषयों की सूची और प्रांतीय विषयों की सूची अलग अलग किया गया, पहला प्रावधान था। लेकिन दूसरा प्रावधान ये कहता है कि फिर प्रांतीय विषयों की सूची को भी दो भागों में बांटा गया, है ना। दो भागों में बांटा गया। पहला है हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय पर गवर्नर उन मंत्रियों के सहयोग से शासन करता था जो प्रांतीय विधान परिषदों के प्रति उत्तरदायी थे, है ना, क्योंकि प्रांतों में गवर्नर हुआ करते थे। तो गवर्नर उन मंत्रियों के सहयोग से शासन करता था, उनके सहयोग से, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। हस्तांतरित विषय की बात कर रहा हूं। इधर देखिए, आरक्षित विषय के संदर्भ में गवर्नर कार्यपालिका परिषद, है ना, के सहयोग से शासन करता था और कार्यपालिका परिषद विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं। समझ गए? हस्तांतरित और आरक्षित का अंतर आपने समझ लिया। अगला प्रावधान देखिए। देखो लिखा है केंद्रीय शासन द्विसदनात्मक व्यवस्था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि केंद्रीय शासन के स्तर पर द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई। द्विसदनात्मक व्यवस्था का मतलब, जैसे आप संसद को आज देखते हो वर्तमान में, तो संसद के दो सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा। तो कुछ वैसा ही समझिए कि केंद्रीय विधान परिषद के मतलब केंद्रीय विधान परिषद के स्थान पर दो सदन बनाए जा रहे हैं। राज्य परिषद, वर्तमान के राज्यसभा से इसकी तुलना करिए, और विधान परिषद यानी वर्तमान की लोकसभा, वर्तमान का लोकसभा। ठीक, राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे उस टाइम पे और विधान परिषद में 140। और आपको बता दूं कि इसमें 60 और 140 सदस्यों में से ज्यादातर सदस्य निर्वाचित होकर ही जाते थे, है ना। देखो अब आगे क्या लिखा हुआ है, द्विसदनात्मक व्यवस्था समझ गए। अगला देखो, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होती है। ठीक, याद करो, मैंने बताया था कि 1909 के अधिनियम में आपको ऐसा लग रहा था, पृथक निर्वाचक मंडल जब उनको
प्रोवाइड किया गया मुस्लिमों को, तो तुम्हें लग रहा था कि निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हो रही है ना, पृथक निर्वाचन पद्धति, सॉरी प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। लेकिन वास्तव में सैद्धांतिक रूप से मंजूरी किस अधिनियम के द्वारा मिल रहा है प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, है ना, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत। और सुनिए, चुनाव की प्रणाली कैसी होती थी? चुनाव चुनाव मतलब चुनाव किस तरीके से होता था? तो चुनाव की प्रणाली थी पृथक निर्वाचक मंडल के आधार पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि संप्रदाय के आधार पर अलग अलग निर्वाचक मंडलों का गठन किया जाएगा। ठीक है, एक संप्रदाय के व्यक्ति को या एक संप्रदाय के प्रतिनिधि को उसी संप्रदाय के लोग ही चुन सकते थे, ऐसा है, देख रहे हो? तो यहाँ पर भी ये संप्रदायवाद को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। अगला देखिएगा, पृथक निर्वाचन मंडल सिखों, भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों तक विस्तारित कर दिया गया। याद करो कि 1909 के अधिनियम में पृथक निर्वाचक मंडल किसके लिए दिया गया था? मुस्लिमों के लिए। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल सिखों, भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों इन तक भी विस्तारित कर दिया गया, मतलब इन्हें भी दिया गया, है ना। अब सिखों के प्रतिनिधियों का चुनाव सिख ही करेंगे और भारतीय ईसाई, है ना, ईसाई प्रतिनिधि का ही चुनाव करेंगे। देख रहे हो सांप्रदायिकता का खेल। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रावधान है पहली बार महिलाओं को मताधिकार। ठीक, पहली बार इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मत का अधिकार यानी वोटिंग राइट्स दिए जा रहे हैं। वोटिंग राइट्स दिया जा रहा था, और आपको बता दूं कि ये मत का अधिकार किसकी इच्छा पर छोड़ा गया? प्रांतों की इच्छा पर। अगर प्रांत चाहे तो दे सकते थे, है ना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, समझ रहा है। मतलब जरूरी रूप में मताधिकार नहीं दिया जा रहा है, समझ रहा है। वो 1935 के अधिनियम में फिर आपको अब दिखेगा आपको कि यहाँ पर उस तरीके से मताधिकार नहीं दिया जा रहा है। हाँ, लेकिन अगर आपको प्रश्न ये बनाए अगर 1919 का अधिनियम हो उसमें, तो टिक करिएगा यही, पहली बार भारतीय महिलाओं को मताधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? 1919 का भारत शासन अधिनियम। अगला प्रावधान देखिए, 1924 ली आयोग अनुशंसा, 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है, देखो, इस अधिनियम में यह प्रावधान था कि भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए, समझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें सिविल सर्विसेज का एग्जाम कराना था भारत में। देखो 1922 में पहली बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा भारत में आयोजित किया, मतलब कराई गई थी, समझ रहे हैं। इसीलिए वो चाहते थे कि भारत में एक लोक सेवा आयोग का भी गठन किया जाए। ठीक, 1924 में ली आयोग, इसीलिए उसी उद्देश्य से लोक सेवा आयोग के गठन के उद्देश्य से ही 1924 में ली आयोग का गठन किया गया, और उसी की अनुशंसा पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ली आयोग की अनुशंसा पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग, है ना। अगला प्रावधान देखिएगा, पहली बार केंद्रीय बजट राज्यों के बजट से पृथक। पहली बार यह प्रावधान किया गया। देखो, क्योंकि प्रांतों को स्वायत्तता दी जा रही है, इसीलिए पहले बजट क्या, पूरे भारत के लिए बजट एक ही बनता था, समझ रहे हैं। लेकिन अब केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से पृथक कर दिया गया। अब राज्यों के जो विधान परिषद थे ना, वो स्वयं के बजट बनाने के लिए अधिकृत थे, मतलब वो स्वयं का बजट बनाने के लिए स्वतंत्र थे। अगला देखिएगा, भारत राज्य सचिव प्लस परिषद, खर्च ब्रिटिश फंड से, सदस्यों संख्या कम। क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, देखो जब मैंने बताया था 1858 का अधिनियम याद करिए, मैंने बताया था कि 1858 के अधिनियम में एक प्रावधान था कि भारत राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया था और उसकी सलाह के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन। ठीक है, तो उसमें मैंने यह भी बताया था कि उनका खर्च कैसे वहन किया जाता था भारतीय राजस्व से, याद आया? तो यहाँ क्या निर्धारित किया गया, और बार बार उस संस्था को समाप्त करने की भारतीयों की बार बार मांग की जाती है भारतीयों के द्वारा, समझ रहे हैं। इसीलिए यह निर्धारित किया गया कि भारत राज्य सचिव और परिषद का खर्च अब ब्रिटिश फंड से उठाया जाएगा, है ना। इसीलिए अब देखिए ये चालाकी क्या कर रहे हैं कि सदस्यों की संख्या में कमी कर दे रहे हैं, सदस्यों की संख्या, परिषद में सदस्यों की संख्या कम कर दी गई। अगला प्रावधान देखिएगा, देखो परिषद में जब सदस्यों की संख्या कम की गई ना, तो भारत राज्य सचिव पर बोझ बढ़ेगा। इसीलिए ये प्रावधान और भी किया गया कि लंदन में उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया। उच्चायुक्त मतलब हाई कमिश्नर के ऑफिस का सृजन, ठीक है, हाई कमिश्नर को के पद को बनाया गया, और कुछ कार्यों को, भारत राज्य सचिव के कुछ कार्यों को इसे स्थानांतरित कर दिया गया।
ताकि इस पर काम का बोझ थोड़ा कम हो जाए। ये था 1919 का भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक, अब अगला अधिनियम देख लेते हैं, चलिए। अगला है भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक, तो पहले पृष्ठभूमि है, ऊपर लिखा हुआ है, पृष्ठभूमि पहले समझ लेते हैं। तो देखो, प्रावधान 1919, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 1919 के अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम में ये प्रावधान था कि 10 वर्ष के बाद भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, है ना? संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए, मतलब कि 1919 का अधिनियम कहां तक प्रभावी रहा, समझ रहे हैं? तो कब गठन किया जाना था आयोग? 1929 में, लेकिन स्वार्थवश स्वार्थवश ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस आयोग को 2 वर्ष पहले ही गठित कर दिया, 1927 में। ठीक है, कारण इतिहास वगैरह में पढ़ते हैं। 1927 में उस आयोग का गठन किया गया, वो 7 सदस्यों का आयोग था। ठीक, और सर जॉन साइमन को उस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। 7 अंग्रेज ही थे पूरे, याद रखना, है ना? 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया और भारत 1927 में ही ये आता है, ये आयोग, है ना? और इस आयोग ने, अब आपको बता दूं कि इसमें क्योंकि 7 अंग्रेज ही थे, है ना, इसलिए सभी भारतीय नेताओं के द्वारा इसका विरोध किया गया, समझ रहे हैं? भारतवासियों के द्वारा इसका विरोध किया गया था, तो ये साइमन कमीशन का, कमीशन मतलब आयोग। 1930 में हालांकि इन्होंने, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार के समक्ष सौंपी, है ना, और कुछ प्रस्ताव सुझाए थे, और इन्हीं प्रस्तावों पर विचार विमर्श करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। किसको बुलाने के लिए, मतलब किसके साथ वो सम्मेलन आयोजित किया? ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के साथ, है ना, जो यहाँ के नेता वेता गए हुए थे सब वहां पे, इतिहास में पढ़ाया जाता है। तो 3 गोलमेज सम्मेलन को बुलाया गया था, है ना, उस पर विचार विमर्श हुआ, चर्चा हुई, तो उसी चर्चा को आधार बना करके संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, मतलब एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, है ना, और उस ड्राफ्ट को, उस श्वेत पत्र को संयुक्त प्रवर समितियों को सौंपा गया। संयुक्त प्रवर समिति मतलब वो ब्रिटिश संसद की समिति हुआ करती थी, है ना, संयुक्त प्रवर समिति। तो संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों पर ही, संयुक्त प्रवर समिति की कुछ सिफारिशें थी, और इस सिफारिशों को ही कुछ संशोधन के साथ, है ना, ब्रिटिश संसद में पारित किया गया, और वही था भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक, मैंने आपको अच्छे से बता दिया, एक बार रिपीट कर देता हूँ, सुन लो। पहले क्या हुआ था? देखो, 1919 के अधिनियम में प्रावधान था कि संवैधानिक सुधारों की समीक्षा की जाएगी 10 वर्ष बाद। ठीक, एक आयोग का गठन होना था, लेकिन 2 वर्ष पहले ही आयोग का गठन हो गया, साइमन आयोग। ठीक, साइमन कमीशन, 7 सदस्य अंग्रेज ही थे, भारतीय हमेशा विरोध करते थे उस आयोग का। 1927 में वो आयोग भारत आया, है ना। 1930 में अपनी रिपोर्ट उन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया, साइमन कमीशन ने। ठीक, फिर और चूंकि फिर साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उस पर विचार विमर्श के लिए ब्रिटिश सरकार ने 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया लंदन में, समझ रहे हो? देखो, थोड़ा थोड़ा मतलब कभी कभार भूल जाता हूँ ना, वो याद आ जाता है अचानक से, ये कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं? ठीक, तो सुनिए, 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था, वो इतिहास में पढ़ाया जाता है हम लोग। तो फिर गोलमेज सम्मेलनों में जो चर्चा विचार विमर्श हुआ, उसी चर्चा को आधार बना करके संवैधानिक सुधारों पर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, श्वेत पत्र, है ना। फिर उसको संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा गया। फिर संयुक्त प्रवर समिति ने कुछ सिफारिशें सुझाई थी, उन्हीं सिफारिशों को आधार बना करके कुछ संशोधन के साथ भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया गया, समझ गए? ठीक है, आइए अब इसके प्रावधान को देख लीजिए, इस अधिनियम के प्रावधान क्या क्या थे। पहला प्रावधान देखिए, संघ बनाने का प्रावधान था, है ना, मतलब इस अधिनियम के द्वारा भारत में एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान था। संघ का निर्माण कैसे होगा? ब्रिटिश भारत को जोड़ करके और देशी रियासतों को शामिल करके बनाया जाएगा। ब्रिटिश भारत में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? ब्रिटिश प्रांत शामिल थे, और चीफ कमिश्नरी वाले क्षेत्र, जहां पर चीफ कमिश्नर का शासन होता था। लेकिन जिस संघ को बनाने की कल्पना इस अधिनियम में की गई थी, वैसा संघ नहीं बन पाया था। क्यों? क्योंकि ये देशी रियासतों ने उस संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो संघ हालांकि बना, लेकिन प्रांत और चीफ कमिश्नर वाले क्षेत्र को ही मिला करके बनाया गया, मतलब। और कुल कितने प्रांत थे उस समय? उस समय कुल 11 प्रांत थे। ठीक,
संघ क्या है इसका समझिए, मतलब देखो मैं बता रहा हूँ। जैसे संघ क्या है, संघ में दो इकाइयां होती हैं, है ना, दो यूनिट्स। एक तो प्रांत होते हैं ढेर सारे, ठीक, और प्रांतों के सहयोग से जब सारे प्रांत मिल जाते हैं तो एक संघ का निर्माण होता है ना। और इस इनके ऊपर एक केंद्र होता है, केंद्र। हालांकि शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के मध्य होता है, प्रांतों के मध्य होता है, समझ रहे हैं। लेकिन जो केंद्र होता है उसका शासन सभी जगह होता है ना। और प्रांतों का अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से शासन होता है। शक्तियां वो अपने अपने से, मतलब कि शक्तियों का प्रैक्टिस करते हैं, है ना, पावर्स का प्रैक्टिस करते हैं अपने आप में। तो दो यूनिट्स क्या बताया, संघ में क्या होता है, एक केंद्र होता है और केंद्र की इकाइयां होती हैं जिनको प्रांत बोलते हैं, है ना। तो संघ की विशेषताओं में ये बात याद रखिएगा, मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। केंद्र और उसकी इकाइयां, ये होता है। और केंद्र और उसकी इकाइयों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है संविधान के द्वारा, ठीक। हालांकि अभी तक मिनी संविधान के तौर पर इसी को समझो, क्योंकि इसको मिनी संविधान भी बोला जाता है ना, ये एक तरीके से संविधान का ही काम कर रहा है। तो समझो कि संविधान के द्वारा स्पष्ट विभाजन होता है केंद्र और उसकी इकाइयों के मध्य, ठीक। और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होती है। ये संघ की विशेषताएं है, याद रखना। हो सकता है आपको प्रश्न पूछे कभी बना करके, ठीक। यूपीएससी में आया हुआ है, ये भी पीसर में देखो कभी पूछेगा, है ना। तो मैंने बता दिया संघ क्या है, ठीक। और केंद्र और इसकी इकाइयों के बीच बंटवारे के लिए तीन तीन सूचियों का निर्माण किया गया शक्तियों के बंटवारे के लिए। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर विषय, संघ सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। राज्य सूची पर राज्य यानी प्रांत बनाएंगे, और समवर्ती सूची पर दोनों बनाएंगे, दोनों मिलकर के बनाएंगे, ठीक है। और इन जो विषय इसमें इसमें और इसमें नहीं शामिल होंगे उनको क्या बोला जाएगा, अवशिष्ट विषय, है ना। तो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थी, वायसराय के पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं, वायसराय के पास हैं, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगला देखो, लिखा है कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त। प्रांतों में जो द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 के अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी, विषयों को दो भागों में बांटा गया था ना, हस्तांतरित और आरक्षित, तो उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को पूर्ण स्वायत्ता। मैंने क्या बोला था याद करो, तो 1919 के अधिनियम में मैंने बताया था कि प्रांतों को स्वायत्ता देने का प्रयास किया गया था, लेकिन पूर्ण स्वायत्ता नहीं था, है ना। शासन का स्वरूप कैसा बना था, एकात्मक ही बना रहा था, ठीक है। तो वही है कि प्रांतों को अब पूर्ण स्वायत्ता दी गई। अगला पॉइंट देखो, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली आरंभ किया गया। अब देखो, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो रहा है और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली आरंभ किया गया। तो बट ऑब्वियस है कि केंद्र में भी जो केंद्र के विषय हैं, ये संघ सूची के जो विषय हैं, उनको दो भागों में बांटा जाएगा, है ना, हस्तांतरित और आरक्षित विषय। हालांकि आपको बता दूं, ये प्रावधान कभी लागू नहीं हो पाया, है ना, लेकिन ऐसा प्रावधान किया गया था इसमें। अगला देखो, मैंने क्या बोला, 11 प्रांत थे कुल। 11 प्रांतों में से 6 में द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ की गई। द्विसदनात्मक, जैसे मैंने आपको बताया था 1919 में केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई थी, है ना। क्या था, विधान परिषद और राज्य परिषद और विधान परिषद, ऐसे कुछ करके था, ठीक। लोकसभा और राज्यसभा से वर्तमान की तुलना कर सकते हो, वर्तमान में वो जो सदन थे। वैसे ही प्रांतों में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था का प्रारंभ किस अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा। और वो 6 प्रांत कौन थे जिनमें द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई थी, प्रारंभ किया गया था, बंगाल, बंबई, मद्रास। ये तीनों तो प्रेसिडेंसी थे, मैंने बताया था। बिहार, संयुक्त प्रांत और असम, ये 6 हो गए, बंबई, बंगाल, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम, ठीक है। अब देखो अगला प्रावधान क्या है, भारत परिषद समाप्त, है ना। देखो जो गठन हुआ था ना भारत परिषद का, उसको समाप्त कर दिया गया। रिकॉल करवा दूं पीछे से, चलो। 1858 में भारत परिषद का गठन किया गया था, एसओएस यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सहायता के लिए, सहयोग प्रदान के लिए। 1919 में क्या किया गया, सदस्यों की संख्या में कमी की गई और 1935 के अधिनियम में भारत परिषद समाप्त कर दिया गया। अगला देखोगे, लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार। इस अधिनियम के द्वारा लगभग भारत के 10% जनसंख्या को मताधिकार यानी मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया, समझ रहा है, वोटिंग राइट्स। आपको बता दूं कि 1919 के अधिनियम तक, और यहाँ पे आपको ये भी बताऊं, महिलाओं को और अच्छे से अधिकार प्राप्त हुआ, वोटिंग राइट्स।
जैसे देखो 1919 के अधिनियम तक भारत की जनसंख्या में से केवल 2.5 से 3% लोगों को ही मत देने का अधिकार था। लेकिन इसमें देखो उसका विस्तार किया, 10% जनसंख्या अब हो गई मताधिकार का हक रखने वाली, है ना। लेकिन ये भी समझ लो कि उस समय जो मताधिकार का जो आधार होता था, मताधिकार देने का जो अधिकार आधार होता था, वो आधार क्या था? आय, कर और संपत्ति। मतलब एक निश्चित आय होना चाहिए, एक निश्चित तुम कर देते हो, है ना, और एक निश्चित संपत्ति तुम्हारे पास होनी चाहिए, तब तो तुम्हें कर का तब तो तुम्हें वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे। अगला देखो, इस अधिनियम में यह प्रावधान था कि एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाए। तो 1 अप्रैल 1935 को केंद्रीय बैंक, जो हम आरबीआई आज देखते हैं ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1 अप्रैल 1935 को इस अधिनियम के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक, अगला प्रावधान देखो, संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग गठन किया गया। देखो अब यहाँ चूंकि संघ बन रहा है, तो अब वो लोक सेवा आयोग का गठन याद करो कि मैंने बताया था कि 1919 के अधिनियम में प्रावधान था और वहां पर ली आयोग, फिर संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। संघ नहीं, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर संघ का निर्माण हो रहा है, तो फिर से एक नए लोक सेवा आयोग की आवश्यकता होगी, है ना। तो उसी लोक सेवा आयोग को ही संघ लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया, लेकिन यहाँ लिखा जाता है संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, है ना। उतना ही नहीं, प्रांतीय लोक सेवा आयोगों का भी गठन किया गया और 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया इस अधिनियम में। अगला प्रावधान देखिए, 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना, है ना। इस अधिनियम में प्रावधान था कि एक संघीय न्यायालय हो, क्योंकि संघ बन रहा है, संघ का निर्माण हो रहा है, तो उसी के आधार पर 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। ठीक, ये था 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब अगला देख लेते हैं, लास्ट 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, आइए अब ये अंतिम अधिनियम है, इसको देख करके इस जटिल टॉपिक से मुक्ति पा लेते हैं, है ना। देखो ये कुछ ज्यादा ही जटिल है, क्योंकि आपको कुछ बैकग्राउंड वगैरह नहीं होता है, नहीं पता होता है चीजों का। हालांकि इस चीज को पढ़ाना क्या चाहिए, मुझे पहले और सब सारी चीजों पढ़ा करके तभी पढ़ाना चाहिए था, है ना। तब जाकर के चीजें ये ज्यादा समझ में आती, और टीचर ऐसा करते भी हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्रम से चले, इसलिए मैंने पढ़ा दिया। हालांकि अब पूरा पढ़ने के बाद एक बार फिर से ये वीडियो देखिएगा, ये सब संवैधानिक विकास का। ठीक, लास्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। हर जगह से, पूरे भारत से ब्रिटिश राज समाप्त हो गया, है ना। भारत से ब्रिटिश राज समाप्त हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, आपको पता ही होगा। इसी अधिनियम के आधार पे भारत का विभाजन कर दिया गया, आपको पता ही है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और भारत। वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया, है ना। वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया, लेकिन गवर्नर जनरल और गवर्नर प्रांतों के लिए संवैधानिक प्रमुख की नियुक्ति की गई इसके द्वारा, है ना। मतलब वो केंद्र स्तर पे भारत का गवर्नर जनरल होता था, लेकिन अब वो ब्रिटिश के एजेंट नहीं रह गए थे, है ना। अब वो भारत के खुद के एजेंट है, भारतीय एजेंट रह गए थे, समझ लीजिए। वायसराय का पद समाप्त, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट समाप्त, भारत राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश सर्वोच्चता हर जगह से समाप्त हो गई, है ना। इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। एक, लेकिन बता दूं, अब ये ब्रिटिश एजेंट नहीं है ना। ये अब ये स्वतंत्र और संप्रभु भारत के गवर्नर जनरल हैं और प्रांतीय गवर्नर हैं। भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और इन्होंने नेहरू को प्रथम पीएम यानी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी, स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, है ना। ठीक है, तो इस टॉपिक को हमने आज कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक की बारी है, देखते हैं संविधान निर्माण देखेंगे संभवतः। ठीक, चलो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले यार। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूंगा, आप मिला करके देखना ना, जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ ना, आप मिला करके देखना, आप क्वेश्चन बना करके देखना। और वैसे भी नोट्स की औकात तब समझ में आती है ना, जब एग्जाम हो, जब कोई सामने एग्जाम हो। जब जो एग्जाम बीत गया है उससे नोट्स की औकात नहीं समझ में आती है, क्योंकि हो सकता है कि मैं उन्हीं तथ्यों को उठा करके मतलब कि अपने इस नोट्स में पढ़ा रहा हूँ, तो सामने कोई एग्जाम आया ना, तब उससे नोट्स की औकात पता चलती है। एक इतना फैक्ट जा करके नहीं पढ़ाते हैं लोग, लेकिन वही है, मेरी कोशिश है कि फैक्ट और कंसेप्ट सारी चीजों को घोल करके आपको पिलाया जाए, समझ रहे हैं।
ताकि प्रश्न कहीं से मतलब चूके ना, जो सब पढ़ते हैं, जो बनाते हैं, वो चीज आपसे न छूटे। ठीक है। और बाकी मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, एनालिसिस मुझे करने दीजिए, कहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है, कहाँ से नहीं बनाया जा सकता, छोड़ने पकड़ने मुझे दीजिए। आप लोग बस एंजॉय करिए क्लासेस को। ठीक। बस बेहतर ढंग से चीजों को आत्मसात करते जाइए। निश्चित तौर पे आप मतलब क्वालिटी से प्रश्न आप बना लोगे, यकीन मानो ठीक ठाक बना लोगे। चलो, थैंक यू।